उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड बागवानी विभाग के जरिए इको टास्क फोर्स को उपलब्ध कराए गए 4 पहिया वाहनों और 2 पहिया वाहनों का फ्लैग ऑफ किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि भविष्य में हॉर्टिकल्चर विभाग इको टास्क फोर्स को 6 पॉली हाउस बनाकर देगा, जिसमें 4 पॉली हाउस परियोजना क्षेत्रों और 2 पॉली हाउस बटालियन मुख्यालय में स्थापित किए जाएंगे और इको टास्क फोर्स की 10 नर्सरियों में सिंचाई प्रणाली की स्थापना की जाएगी। कार्यक्रम में मौजूद सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में इको टास्क फोर्स उत्तराखंड में बेहतरीन कार्य कर रही है। पौधारोपण के साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में विभिन्न गतिविधियां इको टास्क फोर्स के जरिए की जा रही हैं। इको टास्क फोर्स पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में और पौधारोपण में वृक्षारोपण के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। इससे कहीं ना कहीं पर्यावरण का संरक्षण भी होता है, संवर्धन भी होता है और जो हमारी आबोहवा है उसको और शुद्ध करने में, पर्यावरण को अच्छा बनाने में इको टास्क फोर्स का बहुत योगदान है। और आज इस प्रकार से उनको बोलेरो और मोटरसाइकिल मिल गई हैं, तो उससे निश्चित रूप से उनकी जो क्षमता है वो बढ़ेगी, काम करने की जो तीव्रता है और बढ़ेगी। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वो उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने में, उत्तराखंड की आबोहवा को, यहाँ के पर्यावरण को संरक्षण में, पौधारोपण के क्षेत्र में लगातार काम करें और अपने साथ साथ सभी को शुद्ध पर्यावरण का काम करेंगे। इको टास्क फोर्स पिछले 40 वर्षों से पर्यावरण के क्षेत्र में एक बहुत ही सराहनीय काम कर। अगर आपको ध्यान होगा, पहले मसूरी के पहाड़ बिल्कुल नंगे हो गए थे, सफेद दिखाई देते। जब से इको टास्क फोर्स ने काम करना शुरू किया, क्योंकि मैं रफ्तार से जुड़ा हुआ हूँ, आज जो हर जगह हरियाली दिखाई देती है, जाता है तो इको टास्क फोर्स के जाता है। क्योंकि मैं गढ़वाल राइफल का एक पुरुष सैनिक हूँ, मैं एक कार्यक्रम में जब मुझे रेजिंग पर यहाँ पर बुलाया गया तो यहाँ के जवानों द्वारा मुझसे मांग की गई कि जोशी जी, हमें 2 बोलेरो और मोटरसाइकिल चाहिए, क्योंकि विधायक एमएलए फंड खत्म हो चुका था। कहते ना, वेरी द विल देयर इज अ वे। तो आदमी की कुछ करने की इच्छा होती है तो रास्ते ढूंढता है। मैंने हीरो होंडा के लोगों से बात की और आज SR के माध्यम से कम 40 लाख की उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वरिष्ठ अफसरों के साथ बैठक की है और राज्य के विकास के लिए अगले 10 साल के प्लान पर चर्चा की गई है। सीएम ने कहा है कि अब हम इस तरीके की बैठक हर महीने करें ताकि राज्य के विकास का सही दिशा में आगे बढ़ सके। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड में बाहरी व्यक्ति जमीन खरीदेगा, उसकी पड़ताल होगी और उसी के बाद वो जमीन खरीद सकेगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि चारधाम यात्रा के लिए मौसम धीरे अब ठीक है, ताकि मौसम की जानकारी के साथ ही यात्रा पर आए। तय किया है कि अब अप्रैल माह से हमने तय किया है कि हर महीने इस प्रकार की जो समीक्षाएं हैं वो हम करते रहेंगे, जिससे हमने अगले आने वाले 10 सालों का जो रोड मैप है हमारा, वो रोड मैप प्रत्येक साल के और प्रत्येक माह के हिसाब से उसकी कितनी कार्य प्रगति हुई है, कितना हमने तय किया था, कितना लक्ष्य लिया था, उसकी नियमित रूप से समीक्षा करेंगे, जिससे कि 10 सालों में जो हमने एक अपना राज्य का लक्ष्य लिया कि हम एक रोड मैप बनाकर उस पर काम करें, उस पर आगे बढ़ें, तो इस प्रकार की समीक्षा से कहीं ना कहीं उसमें हमको मदद मिलेगी आगे बढ़। प्रदेश के अंदर लगातार इस प्रकार से आती रही हैं कि कहीं ना कहीं अनेकों स्थानों से आकर जिनके पीछे का रिकॉर्ड की जानकारी भी नहीं होती है, किस प्रकार का उनका रिकॉर्ड रहा है, किस प्रकार की पृष्ठभूमि रही है, वो सब आकर उत्तराखंड के बसने लगे। इसके कारण से कई बार कानून व्यवस्था, यहाँ का जो शांत वातावरण है, उस वातावरण में कहीं ना कहीं कोई इस प्रकार का बिकाव जो दिखाई दे रहा है उसको ठीक करना, क्योंकि ये धर्म, अध्यात्म, संस्कृति और देवों का केंद्र है उत्तराखंड देवभूमि। तो यहाँ पर जो भी जमीन खरीदे निकट भविष्य में, उसकी पूरी पृष्ठभूमि से लेकर सारा विस्तार से उनके बारे में जानकारी
प्राप्त की जाएगी। एक मैनुअल बनाएंगे, उस मैनुअल के आधार पर जो उस पर फिट बैठेगा उसको खरीद पाएगा, और अन्यथा जमीन खरीदने पर सख्ती होगी। और चार धाम यात्रा जो दिनों थोड़ा केदारनाथ जी की यात्रा बाधित हुई थी, और भारी बर्फबारी से 1 महीने से लगातार होती रही है, उसके बावजूद भी दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ी है। हालांकि बीच बीच में मैंने स्वयं भी अपील की थी, हमारे प्रशासन के लोगों ने भी अपील की थी कि मौसम ठीक हो जाए तभी वो यात्रा को आगे बढ़ाएं, यात्रा में आगे आएँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में चार धाम आने वाले भी श्रद्धालु तीर्थयात्री उनको किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसलिए अपील जारी की थी। लेकिन अब क्योंकि मौसम ठीक हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी यात्रा में आ रहे हैं, जितने भी श्रद्धालु देश विदेश से आ रहे हैं, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि मौसम की जानकारी प्राप्त कर लें, और मौसम जानकारी प्राप्त होने के बाद ही यात्रा को आगे बढ़ें। उमेश पॉल हत्याकांड में फरार चल रही है। आपको बता दें कि शाइस्ता परवीन की माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ। शाइस्ता परवीन चोरी छिपे अतीक के जनाजे में शामिल होने आई थी। अतीक की हत्या के अगले दिन शाइस्ता खुलदाबाद पहुंची थी। वो अतीक बेहद करीबी जफरुल्लाह पर 16 अप्रैल को ठहरी थी। हालांकि पुलिस का बंदोबस्त देखते हुए शाइस्ता अतीक की मिट्टी में शामिल नहीं हो पाई और शाम को जफरुल्लाह के घर से भाग निकली। शख्स के साथ अतीक का गुरगा उमियाल हत्याकांड का आरोपी 5 लाख का इनामी सबीर भी साथ था। जफरुल्लाह के बड़े बेटे आतिन जफर को पुलिस ने 3 दिन पहले हिरासत में ले लिया, तो आतिन ने सारा राज पुलिस के सामने खोल दिया। असद का जिगरी दोस्त रहे आतिन ने असद का मोबाइल भी पुलिस को बरामद कर दिया। आपको बता दें कि आतिन के पिता जफरुल्लाह देवरिया जेल कांड में आरोपी हैं और इस वक्त जेल में बंद है। आतिन अतीक के बेटे असद का खास था। आतिन ने ही पुलिस को बताया कि शाइस्ता सबीर के साथ 16 अप्रैल को उसके घर आई थी, लेकिन अतीक के जनाजे में शामिल नहीं हो पाने के बाद ऐन वक्त पर उन दोनों ने प्लान बदला और वहां से भाग निकले, लेकिन कहां गई ये किसी को नहीं बताया। एक बार फिर से बता दें आपको कि उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही शाइस्ता परवीन की माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। बता दें कि शाइस्ता परवीन चोरी छिपे अतीक के जनाजे में शामिल होने आई थी। अतीक की हत्या के अगले दिन शाइस्ता खुलदाबाद पहुंची थी। वो अतीक के बेहद करीबी जफरुल्लाह के घर पर 16 अप्रैल को ठहरी थी। हालांकि पुलिस का बंदोबस्त देखते हुए शाइस्ता अतीक की मिट्टी में शामिल नहीं हो पाई। साथ में जुड़ रहे हैं संवाददाता सुधीर शुक्ला। सुधीर, इस खबर पर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कहा जा रहा है कि शाइस्ता परवीन उनके जनाजे में अतीक अहमद के शामिल हुई थी, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, अभी पुलिस द्वारा जो इनपुट प्राप्त हुए हैं कि शाइस्ता परवीन साबिर जो 5 लाख रुपए का इनामी है, शाइस्ता खुद 50,000 रुपए की इनामी है, ये 16 तारीख को अतीक के जनाजे में शामिल होने के लिए अतीक के बेहद करीबी जफरुल्लाह के घर पर ठहरी थी और उनके घर पर ठहर के ये खुलदाबाद का इलाका है, तो ये चीज की जानकारी पुलिस को उस तत्काल उस क्षण नहीं लग पाई। अब जाकर जब अतीन को ये खुफिया सूत्रों द्वारा जानकारी मिली कि शाइस्ता परवीन साबिर के साथ आई थी, तो अतीन जो असद का बेहद करीबी दोस्त है, उसी को जब पुलिस ने उसको लिया अपने कब्जे में, उसे पूछताछ की, तब ये जानकारी आई, उसने अतीन ने दिया कि शाइस्ता और साबिर के साथ यहाँ पर आके रुकी हुई थी। ये पुलिस के लिए बहुत नाकामी है, इंटेलिजेंस के से एक इनपुट के लिए बहुत नाकामी से तलाश कर रही थी। 5 लाख रुपए के नामी साबिर और शाइस्ता जिसकी अभी भी तलाश है, वो पुलिस के हथकंडों से बच निकली और ये एक बड़ी नाकामयाबी के रूप में भी देखा जा रहा है। अब पुलिस फिलहाल FIR दर्ज करके अब आगे की कार्रवाई कर रही है और शाइस्ता और साबिर की तलाश में लगी।
और तीन के ने ये भी बताया कि अरशद ने जिस आईफोन का जो फेस ऐप है, जिस आईफोन के द्वारा ये सारी वारदात हुई थी, वो भी सूत्रधार जानकारी मिल रही कि वो भी पुलिस के कब्जे में लिया गया है और अतीन ने सारे इनपुट बताए हैं। जी बिल्कुल, यानी जिस मोबाइल फोन के जरिए ये सारी जानकारी मिल रही थी, वो मोबाइल फोन भी पुलिस की गिरफ्त में है। अती के जनाजे में शामिल होने कहा जा रहा है कि उनके घर पर थी और साबिर के साथ शाइस्ता आई थी। और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जिस तरह से शाइस्ता उस समय मिल रहा था कि शाइस्ता आएंगी, तो ये शाइस्ता भेष बदलकर वहां पहुंची भी थी। बताया जा रहा है कि कसारी मसारी तक शाइस्ता साबिर के साथ पहुंची थी भेष बदलकर, और सीधे जो अतीश का जनाजा था, बॉडी सीधे कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गया और बिना पहचान पत्र के किसी को भी वहां पे एंट्री नहीं दी जा रही थी। तो उस समय जब ये मौका नहीं लगा तो शाइस्ता वापस से चली आई, और इस चीज की जानकारी अब फिलहाल पुलिस की हो रही है, और ये एक बहुत बड़ी नाकामयाबी के रूप में देखा जा रहा है पुलिस द्वारा और लोगों द्वारा। शाइस्ता परवीन और साबिर जो 5 लाख रुपए के नामी शाइस्ता 50,000 रुपए का, वो कब्जे में आते आते रह गए, और ये एक नाकामयाबी के रूप में भी बड़ी एक देखा जा रहा है। बिल्कुल, फिलहाल ये अधिक जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। ऋषिकेश एम्स में 2 दिन का यूथ 20 सम्मेलन शुरू हो गया है। इस मौके पर ऋषिकेश एम्स की कार्यकारी निर्देशक प्रोफेसर मीनू सिंह ने कहा है कि भारत की G20 सम्मेलन की अध्यक्षता करना हम सभी के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा है कि G20 के तहत युवाओं को वैश्विक चुनौतियों से लड़ने को तैयार करने के लिए यूथ 20 सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में खेल मंत्री रेखा आर्या ने शिरकत करते हुए कहा है कि सम्मेलन के माध्यम से युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों के प्रति सजग करने के लिए आपसी विचार विमर्श का मौका मिलेगा, और इस कार्यक्रम में उत्तराखंड सहित देश भर के विभिन्न राज्यों के युवा प्रतिभागी शिरकत कर रहे हैं। देखिए, बहुत गर्व का क्षण है कि G20 की अध्यक्षता भारत को करने का मौका मिला, और G20 की एक बैठक हमारे रामनगर में भी हुई है और दूसरी ऋषिकेश में भी प्रस्तावित है। उसी के समांतर Y20 की भी अध्यक्षता करने का मौका भारत को मिला। मेरे लिए गर्व का क्षण है कि भारत को मिला ही मिला, साथ साथ में हमारे उत्तराखंड को भी उस क्षण का जो है गौरव प्राप्त हुआ। आज ऋषिकेश में Y20 की कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया गया। निश्चित रूप से वैश्विक स्तर पर जो हमारे युवा नेतृत्व है, जो यहाँ पर पहुँचे हैं, जो भारत के आमंत्रण पे पहुँचे हैं, अथवा G20 देशों से या Y20 देशों से जो लोग कनेक्टेड हैं, वो यहाँ पर इस मंच के माध्यम से अपने अपने और वैश्विक स्तर पर जो चुनौतियाँ वो सब लोग देखते हैं और किस प्रकार से उन चुनौतियों का समाधान है, भविष्य में किस प्रकार का चिंतन होना चाहिए, किस प्रकार के आचरण के साथ में एक युवा को आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें जो है आज डिबेट के माध्यम से हेल्थ हो गया, वेलनेस हो गया और स्पोर्ट्स की इस थीम जो आज रखी गई थी, मैं समझती हूँ बहुत कुछ एक दूसरे के देशों के बारे में जानते हुए सीखने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि Y20 अपने आप में वाकई युवाओं को दिशा भी और दशा भी दोनों चीज़ें देने में सक्षम है, और एक बड़ा संदेश जो भारत का भाव है वसुधैव कुटुंबकम, वह भी वो लेकर जाएंगे। तो मुझे लगता है कि Y20 अपने आप में बहुत ही सार्थक मंच है। मतलब ये सब जगह जो मंत्री लोग हैं वो पहले से ही डिसाइडेड है कि कौन कहाँ पे जाएंगे, तो वो नहीं उसको मोटिवेशन मिलेगी कि हम उससे मोटिवेशन मिलेगी कि हम मुख्य धारा में आगे कैसे आ सकते हैं, और ये भी उनको पता चलेगा कि वो किसी से भी कम नहीं है विश्व में। जैसे जब वो इन लोगों के इंटरेक्ट करेंगे जो USA से आए हैं या UK से आए हैं, तो उन्हें महसूस होगा कि वो भी उतने ही आगे हैं जितने बाकी लोग हैं। तो जिस तरह से आपने देखा है कि बहुत से उत्तराखंड को छोड़ जा रहे हैं, लगता है कि वैसा वो हम रोक पाएंगे। उसके अलावा उत्तराखंड में जो रिचनेस है, जो मतलब यहाँ की वेल्थ है, जो हमारी स्पिरिचुअलिटी, योगा, इन सब के बारे में उनको ज़्यादा
और वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसको विश्व में, जैसे आपको मालूम है स्वामी विवेकानंद विश्व में जाके मतलब हमारे हिंदू धर्म का प्रचार किया था। उसी तरह से हमारे एक एक युवा को ये एहसास होगा कि वो भी विश्व में कुछ ना काम कर सकते। केदारनाथ के पैदल पर भैरो गद्रे और कुबेर गद्रे के बीच ग्लेशियर टूटने से एक बार फिर से केदारनाथ पैदल मार्ग बंद हो गया है। जिला अधिकारी मयूर दीक्षित देश पर यात्रा मार्ग को खोलने का काम किया जा रहा है। जिला अधिकारी ने केदारनाथ पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों से अपील की है कि यात्रा मार्ग के खुलने के बाद ही आगे की यात्रा करें। फिलहाल वो जिस स्थान पर हैं वहीं पर रहें। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि हेली सेवा से जो तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं वो केदारनाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं। उन्होंने धाम में सुरक्षा में तैनात जवानों को निर्देश दिया कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं सहारा की एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना राजधानी देहरादून से। ज्योत्सना, अभी स्थिति कैसी बनी हुई है कि तमाम यात्रियों को दर्शन जा रहे हैं या अभी भी मार्ग अवरुद्ध हैं? देखिए अनुज, अगर मैं बद्रीनाथ मार्ग की बात करूं, जहां कल शाम को लगभग 3:30 बजे के लगभग लैंडस्लाइड हुआ था और हेलंग के पास बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया था। यहाँ पर आप ये मानिए कि लगभग 15 से 20 किलोमीटर लंबी लाइनें लग गई थी, क्योंकि यात्रा पी पर है और बद्रीनाथ बहुत बड़ी संख्या में लोग जा रहे थे। लेकिन बीआरओ ने बहुत तत्परता से काम किया और आज सुबह ये मार्ग खुल गया, यानी कि बद्रीनाथ धाम जाने का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो गया है। श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं। जो लोग रुके हुए आपको प्रशासन ने उन्हें सुरक्षित स्थान पहुंचाया। जो भी बच्चों के लिए बिस्किट, दूध या खाने की व्यवस्था है वो सब करवाई मैक्सिमम लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा। और अगर मैं केदारनाथ की बात करूं तो एक है जो केदारनाथ यात्रा है वो आज भी सुचारू रूप से चल रही है। हालांकि जो पिछले जैसे काफी हो गया था, लेकिन अब उसी ग्लेशियर में एसडीआर के जवान खड़े हैं जो लोगों को सुरक्षित जो भैरव ग्लेशियर है उसको क्रॉस करवा रहे हैं। यानी कि वहां पर लोग जा भी रहे हैं, सुरक्षित उनको क्रॉस करवाया जा रहा है ग्लेशियर। क्योंकि कल भी लगभग 2:15 बजे नया ग्लेशियर आ गया था, जिसके कारण यात्रा अवरुद्ध हो गई थी। केदारनाथ धाम में कल शाम भी अच्छी बर्फबारी हुई, जिसके कारण थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हो गया। लेकिन आज सुबह की बात करूं तो अनुज लगभग 4100 तीर्थ यात्रियों को सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए भेजा गया है और कुछ ही घंटों में वो ग्लेशियर के नजदीक आएंगे और ग्लेशियर में सीढ़ी नुमा रास्ता तैयार कर दिया गया है ताकि लोग उसे करके जी ज्योत्सना बनी रही आप हमारे साथ। गोयान में रहने वाले पूर्व पार्षद विपिन शर्मा की हत्या कर दी गई है। पार्षद की हत्या करने के बाद आरोपी टेक चंद ने कोतवाली पहुंचकर आत्मसमर्पण कर लिया है और घटना के बाद मृतक विपिन शर्मा के परिजन काफी सदमे में हैं और मौके पर पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे और शव को कब्जे में ले टेक हत्या के कारणों की पूछताछ की जा रही है। आरोपी ने पूछताछ को क्यों मारा है स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस का कहना है कि मृतकों के परिजनों की तहरीर के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। गोयान मोहल्ले की बात है। पार्षद जो कोई यहाँ के निवासी हैं, यहीं पे एक टीम का व्यक्ति रहता है और अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि किस कारण से टेक चंद ने विपुल शर्मा के ऊपर हमला किया है। लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही है कि उसने उनके ऊपर फावड़े से हमला किया जिससे कि वो गिर गए और वो अचेत हो गए थे। अभी डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया है। टेक चंद ने उसके बाद से यहाँ से फावड़े के साथ थाने में पहुँचा था। उसको हमने अभी पकड़ करके चर्चा में रखा है, उससे पूछताछ भी कर रहे हैं और देखते हैं
ये किन व्यक्तियों में उनके ऊपर हमला किया है। परिजनों के आने के बाद उनसे भी पूछताछ करके तहरीर लेके मुकदमा पंजीकृत करके इसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई हमारे द्वारा। महिला मोर्चा जिला कार्य समिति की बैठक हुई है। बैठक में संगठन से जुड़े लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को बीजेपी की कार्यशैली के बारे में बताया है और साथ ही साथ केंद्र और राज्य सरकार महिला और बाल कल्याण से जुड़ी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही आगामी चुनाव के लिए रणनीति बनाने पर जोर दिया गया है। कार्य समिति महिला मोर्चा की, जिसमें हमारे आगामी कार्यक्रमों की जो रूपरेखा तय की जाएगी और हमारे जो कार्यक्रम जो आगे आने वाले हैं जो कार्यक्रम, उन सब के बारे में ये चर्चा की जाएगी। किस चीज़ की चर्चा की जाएगी? कौन से आगामी क्या कार्यक्रम क्या है? कार्यक्रम है चुनाव से संबंधित कार्यक्रम है और अभी हमारे बीच बीच में हमारे कार्यक्रम आते हैं। दीवार लेखन का कार्यक्रम आता है। अभी भारतीय जनता पार्टी अपना दिवस मनाया गया था। सभी बहुत से कार्यक्रम हैं जो हमारे यहाँ पे है और महिला मोर्चा से संबंधित जो हमारे आजकल लाभार्थी संघ सेल्फी वाला कार्यक्रम चल रहा है वो बहुत हमारे उच्च स्तर पे चल रहा है। तो उसी के लिए भी आज कार्य समिति